यूट्यूब की है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है पहले ये समझ लो। फेडरलिज्म यार, जब भी हम किसी कंट्री की गवर्नमेंट को दो या उससे ज़्यादा लेवल में बांट देते हैं तो उसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे कि इंडिया में 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट्स रहती हैं, मतलब 3 लेवल में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। पहला है यूनियन गवर्नमेंट, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है, जो पूरे देश पे राज करती है। सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, जो बस अपने स्टेट पर राज करती है। और थर्ड है लोकल गवर्नमेंट, जो सिर्फ अपने सिटी और विलेज पर ही राज करती है। अब यार फेडरलिज्म ना 2 टाइप का होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब जहां पर कमिंग है मतलब लोग आ रहे हैं, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, छोटे छोटे स्टेट आते हैं, मिलते हैं और एक नेशन बनाते हैं। जैसे यूएसए में छोटे छोटे स्टेट्स थे, उन्होंने सोचा कि चलो अब हम लोग एक कंट्री बन जाते हैं जिससे हमारा वर्चस्व थोड़ा बढ़ा रहे, तो छोटे छोटे स्टेट साथ में मिल गए और उन्होंने एक कंट्री बना दी जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, यूएसए। इसके बाद आता है दूसरा टाइप, जो कि है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि एक बड़ी कंट्री अपने आप को छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर देती है, जिससे कि गवर्नेंस में आसानी हो। मतलब कि एक पूरी यूनियन गवर्नमेंट तो नहीं जानेगी ना कि तुम्हारी लोकल क्या क्या प्रॉब्लम है। इसी वजह से कंट्री को स्टेट में भी डिवाइड कर दिया जाता है। तो जिस कंट्री में स्टेट्स बनाए जाते हैं, एक प्रॉपर कंट्री अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे स्टेट्स में जब डिवाइड कर देती है, तो उसे हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना इंडिया ही है। हम लोग का इंडिया पहले पूरा आज़ाद था, अखंड भारत था, फिर हम लोगों ने उसमें स्टेट्स बना दिए जिससे कि गवर्नेंस में आसानी हो। ठीक है, मेरे गली का कुत्ता भौंक रहा है यार, अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो सॉरी। तो चलो, अब बोर्ड्स में तुम्हें ना नंबर लेने के लिए इनके एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए। तुम्हारे बुक में साधारण तरीके से 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों को मैंने ट्रिक में बैठाकर दे दिया है, अब उसको याद करने की जरूरत नहीं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल होगा यूएसए। यूएसए कंट्री तो है ही, लेकिन साथ साथ में इसका यू का मतलब हो गया यूएसए, एस का मतलब हो गया स्विट्जरलैंड और ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। बस याद हो गया। वैसे ही होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के 3 एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एसबीआई, एस से स्पेन, बी से बेल्जियम और आई से इंडिया। तो यूएसए और एसबीआई बस याद कर लो, दोनों तुम्हारा क्लियर है। अब चलो फाइनली फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देख लेते हैं कि आखिर फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। सो पहला फीचर, किसी भी फेडरल कंट्री में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ रखा है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कहीं कहीं पर लोकल गवर्नमेंट भी बन जाती है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा फीचर क्या होता है, सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक ही ग्रुप ऑफ पीपल पर राज कर रही होती हैं, गवर्न कर रही होती हैं। जैसे कि तुम्हारे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट भी राज कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी तुम्हें गवर्न कर रही है और लोकल गवर्नमेंट भी है। तो मतलब सभी लोग, तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम ग्रुप ऑफ पीपल को गवर्न करते हैं और वो सब अपने स्पेसिफिक काम करते हैं। अब वो काम क्या रहेंगे, ये थर्ड पॉइंट, थर्ड फीचर में हम लोग को पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को उसका स्पेसिफिक काम बताती है कि हाँ तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ना उससे ज़्यादा कोई काम करेगा ना उससे कम काम करना है। सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को स्पेसिफिक टास्क दे दिए जाते हैं कि तुम्हें ये काम करने हैं। अब इससे क्या हो जाता है कि सभी की एग्जिस्टेंस बनी रहती है और सभी के पास अपने स्पेसिफिक काम रहते हैं। इसके बाद फोर्थ फीचर ये रहता है कि कोई सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, इनमें में से कोई अकेले फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज नहीं कर सकता है, उसमें सबकी सहमति चाहिए रहेगी। कोई अकेले फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ नहीं सकता है। फिफ्थ पॉइंट ये रहता है कि अगर मान लो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो ऐसे में ये नहीं है कि दोनों मारपीट कर लेंगे, उन दोनों के बीच में आती है जुडिशरी और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है। सिक्स्थ फीचर ये रहता है कि सबके स्पेसिफिक रिवेन्यू सोर्सेज बताए गए रहते हैं कि उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा, उनकी इनकम कहाँ से होगी,
क्योंकि पॉलिसीज प्रोग्राम लाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, किस टैक्स का पैसा किस सरकार को मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, जिससे कि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए कि हाँ मुझे टैक्स का पैसा चाहिए, मुझे कम पड़ रहा है। इसके बाद 7th और आखिरी फीचर है कि भले ही कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, सबका मेन एजेंडा ये रहता है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाया जाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है तो वो इंडियन गवर्नमेंट ही है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों को यही बताने लग जाए कि नहीं तुम्हें तो मुझे ही वोट देना है, हम लोग अपना अलग राज्य बना लेंगे, स्टेट बना लेंगे, नेशन बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। सब लोगों को यूनिटी इंटीग्रिटी प्रमोट करनी है और किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। सो यही थे 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर से। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है? क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, ये जो 7 फीचर्स थे वो हम सब फॉलो करते हैं और यहाँ पर सबके स्पेसिफिक काम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू बताया जाता है। कंकरेंट लिस्ट वो होता है जो यूनियन और स्टेट मिलकर करते हैं। यूनियन लिस्ट में वो काम होते हैं जो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट करेगी, स्टेट लिस्ट में वो जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कंकरेंट में दोनों लोग वो काम करते हैं। जैसे कि यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, तो इन सब कामों से डील करती है यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में वो सारे काम रहते हैं जो लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस के रहते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। ये सब काम स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट करती है। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे काम रहते हैं जो दोनों गवर्नमेंट मिलकर करती है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन। सो ये सब काम दोनों गवर्नमेंट मिलकर करते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट कौन से काम करती है इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। 1-2 एग्जाम्पल याद कर लेना कि यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है और कंकरेंट लिस्ट में क्या है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अच्छा, अब यार इंडिया में ना फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें डिसाइड करनी थी, जैसे कि लैंग्वेज कौन से हम लोग बोलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी। इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी पहले के समय में, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो सभी को रिकॉग्निशन देना इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से हम लोगों ने कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिसाइड की, बल्कि हम लोगों ने 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा दिया, जिससे कि सभी लोगों को उनका रिकॉग्निशन मिल पाए। और जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं वो सब इन्हीं 22 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं। साथ में हम लोगों ने स्टेट्स को भी अधिकार दिया कि वो अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर पाए। एंड पहले के टाइम पर जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स और पैसे वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवाती थी, उसको भी हम लोगों ने ठीक किया एंड स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के रिलेशन को सुधारा। अब आते हैं यार अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सेंटर से हटा देना। पहले के टाइम पर जब स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट ही थी तो वो लोग पावर को अपने हाथ में रखती थी एंड जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हें भाव ही नहीं देती थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया, मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हें भी प्रॉपर मान्यता दी गई और उनके लिए भी कई रूल्स बनाए गए, जैसे कि अब लोकल गवर्नमेंट में रेगुलर इलेक्शन होना नेसेसरी कर दिया गया था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि SC ST या फिर बैकवर्ड क्लासेस से आने वाले लोगों के लिए भी सीट रिजर्व करना मैंडेटरी कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशन विमेंस के लिए रिजर्व रख दी गई थी, जिससे कि विमेंस का भी अपना रिप्रेजेंटेशन हो। साथ में चौथा कि हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ना रहे। और फिफ्थ पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर शेयर ऑफ पावर और रिवेन्यू करने के लिए कहा गया कि वो लोकल गवर्नमेंट को भी पैसे और पावर प्रोवाइड करे, जिससे वो भी अपने लोकल काम कर पाएं। सो ये हुआ था 1992 में, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये तुम्हारे चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में और कंप्लीट करते हैं उन्हें 10-15 मिनट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया हो तो कब करोगे। एंड डिस्क्रिप्शन में एक नए चैनल का लिंक है जिसमें तुम्हें इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वो 11th में हेल्पफुल रहेगा। यार एक सेकेंड, सबसे पहले मैं तुम्हें एक रियलिटी बता देता हूँ। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन सिर्फ गिने चुने टॉपिक से ही आते हैं, और तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते हो ना, ये सैम्पल पेपर में जो 50-50 क्वेश्चन दे दिए रहते हैं,
वो यार कोर लेवल पर एक ही क्वेश्चन रहता है। यार तुमने 4 क्वेश्चन लगाए जिसमें था कि हाँ फेडरलिज्म के फीचर्स को एलैबोरेट करो, नेम फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, इलैबोरेट। ऐसे करके यार तुमने 5 क्वेश्चन बनाए, लेकिन कभी भी कोर क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि आखिर फेडरलिज्म के जो 7 फीचर्स हैं जो तुम्हारे बुक में एग्जैक्टली दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। तुम तो यार भटकते रह गए, और एग्जाम में वो वाले क्वेश्चंस तुम मुझ खोजोगे कि यार ये इलैबोरेट वाला क्वेश्चन पता नहीं आया था कि नहीं, मुझे बनाने में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा बेसिक ही नहीं क्लियर है ना। 7 फीचर्स जो थे वो अगर बस याद कर लो और छोड़ दो सैम्पल पेपर क्वेश्चन बनाना, बस काफ़ी है वो। ठीक है, सैम्पल पेपर सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस होती है, पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं। तो चलो अब ज्ञान ज़्यादा हो गया, और इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।